रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गरिमा अपने मायके में होती है। उसका अब वहाँ से अपने ससुराल आने का टाइम हो चुका था। गरिमा अपने बैग्स की पैकिंग कर रही होती है। तभी उसकी छोटी बहन सुधा वहाँ आती है और उसको पैकिंग करता देखकर उससे बोलती है, दीदी कहाँ जाने की प्लानिंग चल रही है आपकी? मेरी प्यारी बहन, हम यहाँ से अपने ससुराल की ओर प्रस्थान करने के लिए शीघ्र ही तैयारी कर रहे हैं। क्या आप ससुराल जा रही हैं वापस? लेकिन क्यों? हाँ, तेरे जीजू का मन नहीं लग रहा है ना, इसलिए। अरे तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? उन्हें ही यहीं बुलवा लो ना दीदी। नहीं, माँ जी और मेरी ननद कुसुम को भी काफी दिक्कत हो रही है। दीदी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपके बिना वहाँ सारे काम अधूरे हैं। हाँ, ऐसा ही समझो। तुम भी ना बस सवाल पर सवाल किए जा रही हो, ये नहीं कि अपनी दीदी की थोड़ी हेल्प कर दूं। अरे दी आप भी ना। ऐसे ही कुछ देर में पैकिंग फिनिश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ गरिमा का पति ओम उसे लेने आता है। वो आपस में गरिमा की माँ संता और सुधा से बात कर रहा होता है। तभी गरिमा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। ऐसे ही बातों बातों में ओम सुधा से बोलता है, अरे तुम्हारी दीदी भी ना हर बार सिर्फ सजने संवरने में ही 2-3 घंटे लगा ही देती है। हाँ वो तो है जीजू, मेरी दीदी को मेकअप का बहुत शौक है। क्यों दीदी आपको परेशान करती हैं क्या? वैसे परेशान तो बहुत करती है तुम्हारी दीदी, लेकिन मुझे उसका परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। पर मुझे मेरी आधी घरवाली ना परेशान करती है और ना ही मुझसे प्यार करती है। मुझे उससे बहुत शिकायत है। अरे जीजू, सालियों को आधी घरवाली जरूर बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ बोलने के लिए होता है। पर आप तो यही सच मान बैठे हैं। अब बोला जाता है तो होना भी चाहिए। अब कुछ भी कहो, मैं तो तुम्हें आधी घरवाली ही समझता हूँ। हाँ हाँ, हम तो पिज्जा बर्गर है जिसके टुकड़े कर लिए और आधा आधा बांट लिया। क्यों ना तुम भी हमारे यहाँ कुछ दिन के लिए चलो। फिर मैं भी अपना सामान पैक कर लूँ। हाँ हाँ, लेकिन पैकिंग से पहले मुझे माँ और दीदी से भी पूछना होगा। माँ तक तो ठीक था, लेकिन दीदी से क्यों पूछना? अरे दीदी के घर जा रही हूँ तो उनसे तो पूछना जरूरी है। भला तुम्हारी बहन को क्यों प्रॉब्लम होगी तुम्हारे जाने से? जीजू मैंने कब कहा कि प्रॉब्लम हो जाएगी, बस जरूरी है पूछना। जैसा तुम चाहो, लेकिन जल्दी। हाँ, मैं और वेट नहीं कर सकता, थोड़ा जल्दी करना। ओके माय स्वीट जीजू। इतना बोलकर सुधा अपनी माँ से पूछती है। उसकी माँ उसे जाने के लिए हाँ बोल देती है और वो अपने कमरे में जाकर अलमारी से कपड़े और जरूरत की चीजें बैग में रखना शुरू कर देती है। तभी वहाँ गरिमा शीशे के सामने बैठकर मेकअप भी कर रही होती है और उसकी फुर्ती देखकर गरिमा उससे बोलती है, मैडम ये कपड़े पैक करके कहाँ जा रही है? अपने जीजू के घर जा रही हूँ। मतलब मैं आप दोनों के साथ आपके ससुराल जा रही हूँ। क्यों? मेरा मतलब है कि क्या करेगी तू वहाँ जाके? दीदी आप मुझे इनडायरेक्टली मना तो नहीं कर रही ना? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करती है, चल तू मेरे साथ। कहीं आप डर तो नहीं गई कि मेरे आने से आपके ही घर में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी? मुंह बंद कर अपना, बस फालतू बकवास करने को बोल दो। मुझे तो लग रहा है कि आप थोड़ा झिझक रही हो कि कहीं जीजू आपका पल्लू थामने की जगह मेरे दुपट्टे में ना लिपट जाए। हाँ हाँ, यही तो काम रह गया है अब कि मैं अपनी बहन और अपने पति पर शक करूं और सगी बहन को ही सौतन बना लूं। दीदी ये क्या कह दिया तुमने? मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। आप तो गुस्सा ही हो गई मुझसे। तू बात ही ऐसी कर रही है कि मेरा पारा चढ़ जाए। वैसे अपने जीजू से पूछा तूने इस बारे में? उन्होंने ही मुझे कहा था साथ चलने को। ओह तभी तो कहूँ, तेरी चोच इतनी ज्यादा कैसे खुल रही है? हेडमास्टर ने जब हाँ कह ही दिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने टोकने वाली। अब तो मैं ना भी जाऊँ तो भी ओम को चलेगा, क्योंकि उनकी प्यारी साली जो जा रही है। क्या दीदी अब आप मेरी टांग खींच रही हो? चल अब जल्दी से तैयार हो जा, मैं और तेरे जीजू तेरा इंतजार कर रहे हैं। गरिमा की बात सुनकर सुधा तैयार होती है और अपना सामान कार की डिक्की में रखवा देती है। ओम कार से उन दोनों को घर ले आता है, जहाँ पर ओम की माँ रोशनी उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जब वो वहाँ आते हैं तो वो सुधा को देखकर बोलती है, अच्छा हुआ गरिमा तुम इसे भी अपने साथ ले आई। थैंक्स माँ जी, पर दीदी मुझे यहाँ नहीं लाना चाहती थी, मुझे तो जीजू लाए हैं यहाँ। तो फिर शुरू हो गई। अरे पहले हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। रोशनी की बात सुनकर सब फ्रेश होने के बाद खाना पीना शुरू करते हैं।
खाने के बाद वो तीनों आपस में कभी बातें करते तो कभी गेम्स खेलते। तीनों आपस में ऐसे ही काफी समय खुशी से बिताते हैं। सुधा गरिमा के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती, जिसे देखकर गरिमा सुधा की तारीफों के पुल बांधने लगती है। ऐसे ही एक दिन ओम की शर्ट का बटन टूट जाता है। वो गरिमा को आवाज लगाता है, लेकिन गरिमा और सुधा दोनों ही रसोई में काम कर रही थी। गरिमा ओम की आवाज सुनकर सुधा से बोलती है, ओफो, ये भी ना बस सुबह शाम गरिमा गरिमा चिल्लाते रहेंगे। कभी इनकी जुराबे ढूंढ कर दो, कभी टाई। सुधा, तू देख तो जरा, क्यों बुला रहे हैं तेरे जीजू? ठीक है दीदी, मैं अभी जाती हूँ, गैस पर सब्जी देखते रहना। सुधा उसकी बातें सुनकर कमरे में जा ही रही होती है। कमरे में घुसते ही दरवाजे के पीछे छुपा ओम सुधा को हक कर लेता है और सुधा चिल्लाते हुए बोलती है, जीजू, मैं गरिमा नहीं सुधा हूँ, छोड़ो मुझे। ओ साली साहिबा, अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मैं तो तुम्हें किस भी करूंगा अब। अरे जीजू, मान जाओ ना। अरे अपनी साली के साथ ही तो रोमांस किया जाता है। अगर मैं किसी और के साथ यही हरकत करूं और वो मुझे गुस्सा करे तो समझ आता है, लेकिन तुम्हारे साथ। जीजू, मुझे खुद अच्छा फील नहीं हो रहा, आप छोड़ो मुझे। ओफो, लो छोड़ दिया मैंने। अब खुश? वैसे मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, इसीलिए मैंने गरिमा को बुलाया था। मैं बटन लगा दूंगी, पहले आप शर्ट तो दीजिए। ऐसे ही लगा दो ना। ओम की बात सुनकर सुधा शर्ट का बटन लगाती है और तभी ओम उसे किस करने की कोशिश करता है। वो उसे पीछे करते हुए गरिमा के पास जाती है और उसे ये बात बताते हुए बोलती है, दीदी, जीजू का नजरिया मुझे लेकर कुछ बदल रहा है। क्या हुआ तेरे जीजू को? उन्होंने मुझे हक किया, मेरे बहुत मना करने पर उन्होंने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन दोबारा किस करने की कोशिश की। क्या तू सच कह रही है ना? मैं भला इतना घटिया मजाक आपसे क्यों करूंगी दी? गरिमा ओम के पास जाकर उसे तेज के थप्पड़ मारते हुए बोलती है, ओम, तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। सुधा मेरी बहन है, लेकिन तुमने उसके साथ। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया उसके साथ। मुझे पता है तुम्हारी हरकतें, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी सुधा को यहाँ लाने से। मुझे लगा था तुमने ये हरकतें छोड़ दी, लेकिन तुम बदले ही नहीं। गरिमा, मेरी बात तो सुनो। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा भटक गया था, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। सुधा, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा उस वजह से। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है और आप ये हरकत मेरे साथ या किसी और लड़की के साथ नहीं करोगे, तो मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। विराट और पाखी 2 साल से रिलेशनशिप में थे। ऐसे ही एक शाम दोनों एक क्लब में डांस करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। तभी उसके 2 दोस्त विहान और तृप्ति वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे पाखी, तू यहाँ विराट के साथ? हाँ हाँ, इसका मतलब तुम दोनों के प्यार की पतंग अब भी उड़ रही है। हाँ, तुम्हें कॉलेज टाइम से नहीं पता क्या? We are in relationship। हमें पता है, ये तृप्ति की बच्ची तुम्हारी टांग खींच रही है फालतू में। आई नो, इसकी पुरानी आदत है। एनीवे, तुम दोनों यहाँ कैसे? क्यों, तुम दोनों की तरह हम दोनों एंजॉय करने नहीं आ सकते? क्यों, आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते। एक मिनट, क्या बोला तूने? फिर से कहियो। मैंने बोला ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। बेटे, लास्ट टाइम का तेरा चैलेंज रहता है। तूने बोला मम्मी का कॉल आया है, इसलिए मैंने तुझे जाने दिया। चल बेटा, पहले का चैलेंज करके आ। अरे विराट, तुझे याद है जब कॉलेज का लास्ट डे था और हम यही गेम खेल रहे थे, तो ये यही बहाना मार के चली गई थी। इसने हमारे से कितने मुश्किल टास्क कराए थे और जब इसकी बारी आई तो भाग गई। अरे हाँ, इस पाखी ने मेरे को भी नहीं छोड़ा। पता है, एक टकले अंकल के सर पर थप्पड़ लगवाया था इसने मुझसे। हाँ, तो तुम सबके कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अब तेरी बारी। उस चैलेंज को आज पूरा कर दे। दिमाग खराब है क्या? 6 महीने पहले की बात है वो। अब क्यों करूँ मैं तुम्हारा चैलेंज? नहीं 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 यार, करवाना तो पड़ेगा। हाँ यार, करना तो पड़ेगा। हद है, मेरी भी मर्जी है। रात गई बात गई, मैं नहीं करने वाली कोई चैलेंज वाले। देखा कितनी पलटीखोर और चालाक निकली है पाखी की बच्ची। इसका रात गई बात गई का डायलॉग अभी तक चल रहा है। अच्छा ठीक है, जाने दो, रात गई बात गई। अच्छा बेटा, अब तू भी उसी की भाषा बोल रहा है। अरे यार, मेरे कहने का मतलब ये था, आओ ना एंजॉय करते हैं। विराट की बात सुनकर सब डांस करने लगते हैं और एक साथ शॉर्ट स्पीकर चटकारे मारते हैं। खूब मस्ती करने के बाद तो कभी आइसक्रीम खाते हुए
एक दूसरे की नोज पर लगाते हैं। फुल नाइट फुल एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं और थिएटर में अंधेरा होता है। तभी दोनों पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं और उसी समय विराट प्यार से पाखी के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है, जान सुनो ना, हाँ बोलो। वो तुमने कल रात को मैसेज में कुछ बोला था, याद करो। क्या बोला विराट? मुझे तो कुछ याद नहीं। अरे याद करने की कोशिश करो। अरे विराट, मुझे याद नहीं आ रहा। या तो तुम मुझे याद दिला दो या फिर मुझे मूवी देखने दो। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। वो रात को तुमने मुझे चैट पर बोला था कि आज किस करोगी। देखो अच्छा मौका है, हाथ से जाने मत दो, कर दो। ओहो विराट, वो तो बस ऐसे ही मैंने रोमांटिक होकर बोल दिया था। रात गई बात गई, भूल जाओ। वैसे भी आई एम नॉट इन रोमांटिक मूड नाउ। पर बेबी। विराट नो, ये किसी विसी वाली बातें नहीं। देखो रिमेम्बर ना, रात हो गई है बहुत। कैसी गर्लफ्रेंड है, हर चीज इसकी रात गई बात गई पर खत्म हो जाती है। मेरी शुरू नहीं होती और इसकी रात गई बात गई पहले हो जाती है। चल बेटा, मूवी से काम चला। दोनों मूवी देखकर बाहर आते हैं। पाखी का कुछ खाने का मन होता है। तभी वो बोलती है, विराट बहुत भूख लग रही है, चलो ना अपने मोमोज वाले के स्टॉल पर चलते हैं। मुझे उसके मोमो खाने का मन कर रहा है। ओके चलो। दोनों अपने फेवरेट मोमो स्टॉल पर जाते हैं, जिसके बाद वो मोमो वाला बोलता है, अरे वाह मैडम, बड़े दिनों बाद आई आप। भैया रात गई बात गई, बाद में ले लेना आप पैसे, पहले खिला दीजिए। बताइए कौन से मोमोज खाएंगे आप? अफगानी मोमो, तंदूरी मोमो, क्रीमी मोमो? ओहो हो भैया। अच्छा ये नहीं, ग्रेवी, स्टीम, फ्राई, अपना मैगी मोमो, बटर चिकन मोमो। ऐसा करो मैडम, आप कुरकुरे मोमो खा लो। ओहो हो भैया। अच्छा तो राजस्थानी मोमो, सोया मोमो, पनीर मोमो। मोमो वाले भैया मुझे मोमो खिला दो। ओहो हो भैया, ओहो हो। अच्छा आपको ओहो वाले मोमो खाने हैं? नहीं भैया। तो फिर आप ही बता दीजिए। भैया इसे वो वाले मोमोज दे दो जो 10 के 5 आते हैं। हाँ वही। पाखी रॉक्ड और मोमो वाला शॉक। पाखी की मोमो की कैटेगरी सुनकर मोमो वाला अपना सर पकड़ लेता है और फिर उसे 10 के 5 मोमोज पकड़ा देता है। मोमो खाने के बाद पाखी बोलती है, थैंक यू भैया, मोमोज बहुत अच्छे थे। चलो विराट अब चलते हैं। पाखी उसका हाथ पकड़कर ले जाती है और विराट जल्दी से उसे पहले और अब के पैसे दे देता है। वक्त बीतता जाता है। पाखी और विराट की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन पाखी अपनी सास महेश्वरी के लिए पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा बनाती है और उसे खिलाते हुए कहती है, माँ जी खाकर बताइए ना कैसा बना है। खुशबू से तो लग रहा है कि अच्छा बना है बहुत। अरे वाह बहू, तू तो बहुत ही अच्छा बना लेती है। इतने दिन बाद मुझे अपनी मनपसंद चीज खाने को मिली है। बहुत बढ़िया, ये ले तेरा शगुन। थैंक यू माँ जी। अच्छा बहू, कल रात को क्या क्या बातें की तूने मेरे बेटे से? माँ जी आप भी ना, छोड़िए, रात गई बात गई। अच्छा चल ठीक है, कोई नहीं, तुम बच्चों की आपस की बात है। माँ जी मैं भी आई। पाखी ये बोलकर अपने कमरे में जाती है। तभी जोर से चीखती है। ये देखकर विराट बोलता है, पता है ठंड लग गई है रात से। मैंने बोला भी था तुम्हें कि तुम स्टीम ले लो, लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं है। ओहो विराट, क्या तुम भी रात की बात को पकड़ कर बैठी हो? अरे रात गई बात गई, भूल जाओ, चाय पियो। तुम्हें पता है ना मैं बिना कॉफी के नहीं रहता, फिर भी। हाँ पर फिर भी चाय पी लो। नहीं, मैं कॉफी ही पीऊंगा, चाहे कैफे में जाकर क्यों ना पीनी पड़े। ठीक है। विराट नाराज होकर चला जाता है। शाम को जब वो वापस आता है तो पाखी उसके लिए रोमांटिक होकर कॉफी बनाकर रखती है और दोनों एक साथ कॉफी को चीयर्स करके पीने लगते हैं। वक्त बीतता है। एक दिन महेश्वरी का फिर से अपनी बहू के हाथ का हलवा खाने का मन होता है तो वो उसे बोलती है, अरे बहू, तूने जो अपनी पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा बनाया था वो बना देगी कल? अब तो रात हो गई है, खाना खा लिया, लेकिन तू कल बना देगी ना? हाँ हाँ माँ जी मैं बना दूंगी। ठीक है बहू। अरे वाह, कल तो मजा आ जाएगा, अपना हलवा खाऊंगी मूंग दाल का। अगले दिन खाने के समय महेश्वरी बोलती है, अरे बहू, कल तूने मुझे बोला था तो मूंग दाल का हलवा बनाया कि नहीं? माँ जी आपने कब बोला? मुझे नहीं पता। अरे बहू बोला था ना, जब तू फोन चला रही थी। तूने हाँ भी किया था, अब बनाना। ओहो माँ जी, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। रात गई बात गई,
इतना सारा खाना बनाया है मैंने माँ जी, आप ये खा लीजिए, वो मैं आपको फिर कभी बनाकर खिला दूंगी। आप ये खाइए, कोफ्ते की सब्जी और पराठे बनाए हैं मैंने। पाखी की ये बात सुनकर उसकी सास को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत बेसब्री से अपने हलवे का इंतजार भी तो कर रही थी, लेकिन पाखी ने सब बिगाड़ दिया। पाखी का एक ही डायलॉग सुनकर माँ बेटी दोनों परेशान हो गए थे। तभी दोनों अपने तरीके से उसे हैंडल करने की सोचते हैं। रात को पाखी विराट से बोलती है, विराट, मुझे आईफोन चाहिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था और तुमने कहा था कि दिला दूंगा, तो इस मंथ मुझे दिला दोगे ना? बोला तो था, दिला भी देता, लेकिन तुमने मुझे कितना सताया है। एक बार तुम पर भी तुम्हारी ट्रिक आजमाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था, नहीं तो मुझे तो कुछ याद नहीं। अरे तुमने बोला तो था पिछले मंथ, याद करो। हाँ तो क्या हो गया, कितनी पुरानी बात है। बाकी रात गई बात गई, चलो सो जाओ, फिर कभी देखेंगे। अरे ऐसे कैसे, रात तो अभी है, दिला दो ना। रात गई बात गई पाखी, गुड नाइट। विराट पाखी को फोरहेड पर किस करके सो जाता है और पाखी का मुंह बन जाता है। अगले दिन पाखी अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, मुझे वो आपका मोती वाला हार चाहिए। मैंने आपको परसों बोला था ना कि मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो दे दीजिए। ले बहू, तूने मुझे बहुत बोला है ना, रात गई बात गई, अब तू भी सुन। अरे बहू, वो मोती वाला जो उस दिन पहना था। हाँ माँ जी, वही सफेद मोती वाला। ओहो बहू, वो तो मैंने कल पड़ोसन को दिया था। घूमने गई है वो 4 दिन के लिए, वापस लौटेगी तो दे देगी। पर माँ जी, आपने तो कहा था कि आप मुझे दे देंगी और मैंने तो पहले ही बता दिया था, फिर आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बहू, हो जाती है इस उम्र में ऐसी गलतियाँ। अब दे दिया तो दे दिया, रात गई बात गई, तू किसी और हार से काम चला ले। ठीक है माँ जी। महेश्वरी और विराट दोनों उसके साथ कुछ दिन तक ऐसे ही करते हैं, जिससे परेशान होकर पाखी बोलती है, भला क्या बात हो गई? आप दोनों मुझे बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं? रात गई बात गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्यों, तुम भी तो ऐसे ही करती हो, याद करो सब। माँ को भी तुम ऐसे ही बोलती हो, अब बात खुद पर आई तो पता चला ना। सॉरी विराट जी और माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हर बार रात गई बात गई बोलकर बातों को टालती रहती थी, लेकिन आज जब आप सबने मेरे साथ ऐसे किया तो मुझे समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और मैं अभी अपने हाथों से मूंग दाल का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। तो ठीक है बहू, अब सही है, अंत भला तो सब भला। कायशा बेहद ही खूबसूरत और लंबे घने बालों वाली लड़की थी। खूबसूरती के साथ ही वो पढ़ने लिखने में भी काफी तेज तर्रार थी, लेकिन वो जरूरत से काफी ज्यादा सोचा करती थी। जब वो अपने कमरे में बैठी हुई पढ़ रही होती है, तभी उसकी माँ उमा वहाँ आकर बोलती है, आयशा बेटा, चल खाना खा ले, फिर उसके बाद जितना मर्जी पढ़ लेना। आप चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ और तेरे 2 मिनट को भी, इसलिए ये किताबें बंद कर और मेरे साथ चल। पहले खाना खा ले, फिर जितनी मर्जी पढ़ाई कर लेना, इतनी टेंशन मत लिया कर। अपनी माँ उमा के बोलने पर कायशा नाश्ते की टेबल पर बैठ जाती है, जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और कायशा बोलती है, माँ, आपने फिर से ये फीकी सी सब्जी क्यों बनाई है? अरे क्या बोले जा रही है? इतना नमक तो है, अब क्या तेरे मुंह में टाटा सॉल्ट की फैक्ट्री खोल दूं? माँ, मैं नमक की बात नहीं कर रही हूँ। आपने आज जरा सा भी चटपटा खाना नहीं बनाया। मुझे वो अचार वाला डब्बा दो। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? बहुत मिर्च मसाले खाने लगी है। अरे इतना मिर्च मसाला खाएगी तो तेरे बाल पक जाएंगे। मुझे अच्छे से मालूम है कि तुझे तेरी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना बेस्वाद क्यों लग रहा है। अब मैं इस बार तुझे एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं दूंगी, ताकि तू बाहर जाकर वो कचरा न खा सके। माँ, बर्गर सैंडविच को कचरा कौन बोलता है? कितने टेस्टी होते हैं वो, उनकी बेइज्जती मत करो। वो जंक फूड किसी कचरे से कम थोड़ी ना है। पता नहीं तुझे वो बेस्वाद खाना खाने में क्या मजा आता है। अरे ये सब खाती रहेगी तो तेरे बाल, रंग, रूप सब खराब हो जाएगा। कायशा अपनी माँ की बातों को अनसुना करके टाल देती है और रेडी होकर कॉलेज जाती है, जहाँ वो अपनी सहेलियों से बातें करती है। तभी कविता बोलती है, कायशा, सच कहूँ तो मैं फैन हो गई हूँ। किसकी ओए? तेरे इन लंबे काले घने बालों की यार। काश मेरे भी बाल तेरे जितने लंबे होते। अरे तू
उन्हें लंबे होने देगी तभी तो होंगे। मतलब देख, तू आए दिन ये बेकार सी कटिंगें करवाती रहती है और जब भी तेरे बाल जरा से भी बढ़ते हैं तो फिर से उन पर कैंची चलवा देती है। तो इससे तो अच्छा है कि जो है उसी में खुश रहे। इसकी इतनी तारीफ मत किया कर, देख कैसे भाव खाने लगी। जरा सा बोल दो कि कॉलेज में सबसे इंटेलिजेंट है तो खुद को एल्बर्ट आइंस्टाइन समझने लगती है। अगर तुम दोनों का लेक्चर खत्म हो गया है तो क्लास चले, आज पॉलिटिकल का लेक्चर है, लेट्स गो। इतना कहकर तीनों क्लास अटेंड करते हैं और थोड़ी ही देर बाद तीनों अपने घर आते हैं। अगले ही दिन कायशा एक बार फिर कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है। तभी उसे अपनी सहेलियों की बातें याद आती है और वो बोलती है, क्यों ना आज बाल खोलकर कॉलेज जाया जाए। अरे इतने लंबे घने बाल बस चोटी बनाने के लिए थोड़ी ना है। कायशा अपने लंबे बालों को खोलकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और अपनी सहेलियों से बोलती है, तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। कायशा को देखकर उसकी दोनों सहेलियां मन ही मन खूब जलती है। तभी पायल की नजर कायशा के सफेद बालों पर पड़ती है और वो बोलती है, अबे ये क्या सीन है? ओए कविता ये देख, अबे ये तो सफेद बाल हैं। अब तो इसकी रिटायरमेंट पक्की, इसे तो जवानी में ही बुढ़ापा आ गया। झूठ बोल रही हो दोनों। ठीक है, फिर तू घर जाकर देख, अगर तेरे सर पे सफेद खेती ना नजर आए तो कहियो। अरे वक्त बर्बाद करने से अच्छा है तू पेंशन के लिए अप्लाई कर, बुढ़ापे के पैसे तो आएंगे। अपने सफेद बालों का मजाक उड़ता देखकर कायशा बौखलाई हुई घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ कहाँ हो आप, जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हो गया, घायल शेरनी की तरह क्यों दहाड़ रही है। माँ जरा मेरे बाल देखना। अरे अच्छी लग रही है, बाल क्यों देखूं? माँ देखो तो पहले। कायशा के कहने पर उमा उसके सफेद बालों को देखकर चौंकते हुए बोलती है, हाय राम, ये क्या गजब हो गया। कायशा तेरे बाल सफेद कैसे हो गए? इसका मतलब वो दोनों सच बोल रही थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर किसी दीवार की सफेदी लग गई होगी मेरे बालों में। इतनी छोटी उम्र में मेरे बाल सफेद नहीं हो सकते। कायशा को अपनी सफेद बालों का विश्वास नहीं होता, जिसके बाद वो बाथरूम में जाकर हेयर वॉश करती है और उसकी ये हरकत देखकर उसकी माँ उमा चौंकते हुए बोलती है, अरे पागल हो गई है क्या? ये क्या करे जा रही है? अरे तेरे बाल सफेद हो गए हैं, धोने से ठीक नहीं होंगे। लेकिन क्यों माँ? तुझे मैंने लाखों बार समझाया था कि पढ़ाई की इतनी चिंता मत लिया कर और ये जंक फूड मत खाया कर, लेकिन मजाल है जो तू मेरी बात मान ले। अब इतनी जरा सी उम्र में तेरे बाल सफेद हो गए। माँ अब मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे क्या? नहीं बेटा, तू एक काम कर, रोज सुबह करना अपने नाखून रगड़ा कर, फिर देखियो तेरे बाल फिर से काले हो जाएंगे और तब तक तो चोटी बना ले। कायशा अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए फटाफट चोटी बना लेती है। वक्त बीतता जाता है और अपनी माँ के कहे अनुसार कायशा हर वक्त अपने नाखूनों को रगड़ती और अपने बालों की तरफ देखती। एक दिन कायशा अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो ना, मेरे सफेद बाल काले हो रहे हैं क्या? उमा उसके बालों को देखती है जो कि और ज्यादा सफेद हो चुके थे। उमा अपनी बेटी की हरकतों के कारण उसे झूठ बोलती है। हाँ हो रहे हैं। अपनी माँ की बात कायशा को झूठ लगती है और उसी वक्त वो अपनी चोटी खोलती है तो उसके बाल अब और ज्यादा सफेद हो चुके थे। ये देखकर वो चौंक जाती है और बोलती है, ओह नो, ये नहीं हो सकता, मेरे बाल पूरी तरह सफेद हो गए हैं। इसका मतलब आप मुझसे झूठ बोल रही थी। बेटा अगर मैं तुझे बता देती कि तेरे बाल और सफेद हो गए हैं तो तू तो टेंशन लेने लग जाती। अरे टेंशन तो होगी ना, आपके बाल इस उम्र में भी काले हैं और आपकी बेटी के सफेद होते जा रहे हैं। कायशा ये बोल ही रही होती है कि तभी उनकी पड़ोसन छबीली सफेद खुले बालों को देखकर गलतफहमी का शिकार होते हुए बोलती है, हाय भैया, लागत है उमा के माई आइल है। गोर लागत है अम्मा जी, हम तुहार बिटिया के सहेली है। आशीर्वाद दो हमको कि हम फले फूले। वैसा आप मुंह घुमा के काहे खड़ी है? अरे छबीली आंटी, ये क्या बोले जा रही हो? अरे उमा के माई हमके सठियाई लागत है, कुल केश सफेद इका हुआ है और हमके आंटी बुलावत है। छोड़ो मेरे पैर छबीली आंटी, मैं हूँ कायशा। ये आवाज जानल पहचानल लागत है, कहाँ सुने है? कायशा के बोलने पर भी छबीली टस से मस नहीं होती।
और बोलती है, जब तक आशीर्वाद नहीं दिए अम्मा जी हम तुहार गोर नहीं छोड़िए। और ये चेहरा काहे छुपावत हो? कायशा के बार बार बोलने पर भी छबीली ढीठों की तरह खड़ी रहती है, जिस कारण कायशा उसे धक्का देती है और छबीली बोलती है, हाय दैया, ये तो कायशा बिटिया है। तुहार बाल भरी जवानी में सफेद कैसन हुई गवा? तो से जवान तो तुहार अम्मा लागत है। चुप करो, आप बताओ आपको कैसा लगा मेरा आशीर्वाद? अरे हमार कमर तोड़ दी फुटबॉल के जैसन उछाल के। अरे राम, अब हम पूरा मोहल्ला के चीख चीख कर बता दे कि उमा के बेटी के केस भरी जवानी में ही सफेद हुई गवा है। बुझाइल? छबीली के जाने के बाद कायशा अपना पर्स लेकर पार्लर जाती है और अपने सफेद बालों को दिखाते हुए बोलती है, क्या आप मेरे इन सफेद बालों का कोई सॉल्यूशन बता सकती हैं? यस ऑफ कोर्स मैम, आज के इस मॉडर्न ज़माने में हर सोल्यूशन है। आपके जैसे सफ़ेद बाल कराने के लिए तो हम चार्ज लेते हैं, ये तो ट्रेंड में है। आप इसे चेंज क्यों कराना चाहती हैं? क्योंकि मेरे बाल मुझे पहले की तरह काले चाहिए। आपको जितने पैसे लेने हैं ले लो, लेकिन मेरे बालों को काला कर दो। ओके, आई विल डू, बट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन आप पर ब्लैक नहीं ब्राउन हेयर ही परफेक्ट लगेगा। सजेशन देना मेरा काम था, बाकी आप जैसा चाहेंगी मैं आपका हेयर कलर वैसा कर दूंगी। ठीक है, भूरे कर दो, लेकिन एक भी बाल सफेद नहीं दिखना चाहिए। पार्लर वाली की बात सुनकर वो कन्विंस हो जाती है, जिसके बाद वो उसके बालों को हाईलाइट करके भूरे कलर के बालों में बदल देती है और हेयर कलरिंग का प्रोसेस खत्म होने के बाद उसके बालों के अकॉर्डिंग उसको शैम्पू भी सजेस्ट करती है। और कायशा अपने भूरे बालों को देखकर खूब खुश होती है, जिसके बाद वो कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी सहेली कविता बोलती है, वाओ, ओ यार तू तो छा गई। ये भूरे बाल तेरे ऊपर बहुत जच रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है तू। अबे रहने दे, वरना ये फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी पगली। तू देखती रही हो, जैसे पहले इसके काले बाल सफेद में बदले थे, वैसे ही ये भूरे बाल भी कुछ दिनों बाद सफेद बाल में बदल जाएंगे। वक्त बीतता है और कुछ महीनों बाद कायशा के बाल फिर से सफेद होने लगते हैं, जिसे देखकर उमा बोलती है, कायशा बिटिया, पार्लर में जो कलर करते हैं उसमें कितने केमिकल होते हैं, वो कितने हानिकारक होते हैं। मेरी बात मान, तू अपने बालों पर ब्राउन मेहंदी लगा ले, उससे तेरे बालों को कोई नुकसान भी नहीं होगा और तेरे बाल चमकदार भी रहेंगे। हाँ, ये सही आइडिया है, इससे मेरे बाल भी सुंदर रहेंगे, भूरे चमकीले भी रहेंगे और पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे। अपनी माँ उमा की बात कायशा को एकदम सही लगती है, जिसके बाद वो अपने सफेद बालों को ढकने के लिए पार्लर ना जाकर घर की होम रेमेडी से ही ब्राउन नेहा मेहंदी को कॉफी में मिक्स करके लगाती है और साथ ही वो अपने भूरे बालों को सिल्की रखने के लिए उसमें एग, दही इत्यादि भी लगाने लगती है। और इस तरह कायशा अपने भूरे बालों के साथ अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जीती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।